हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जो हमने देखा कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित कुछ तथ्यों को भी जानेंगे जो आपके होने वाले एग्जामों में आपके लिए बेहतर ये क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो होगा ये आरपीएफ का पहला सेट होगा जीके जीएस का, जो 50 क्वेश्चनों का है वो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 17/1/2019 का क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का क्या है, ये श्रृंखला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन आपका है क्या, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो आकार में क्या है सबसे छोटा, यानी कि सबसे कम उसका क्षेत्रफल है। तो इसमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रम लगाया जाए इसका, ठीक है, क्षेत्रफल का, महाद्वीपों का अगर क्रम लगाया दिया जाए तो उसमें देखिए कौन कौन सा आएगा। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए कौन सा हो जाएगा, तो एशिया। थोड़ा यहाँ से पीछे से लिखते हैं, कौन सा आएगा आपका, एशिया। तो ये क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा। सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका 5वें नंबर पे आएगा क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। फिर आ जाएगा कौन सा, यूरोप। और फिर कौन सा आ जाएगा आपका, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या आपका सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा कौन सा, एशिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्यासी भूमि का देश, ठीक है। प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या होते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया में ही देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ग्रेट डिवाइडिंग आपको क्या मिलेगा, रेंज, ठीक है। ये क्या आपकी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी आपकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ की। और जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट कॉसयुस्को, ठीक है, माउंट कॉसयुस्को, ठीक है, माउंट कॉसयुस्को इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के ही क्या है, उत्तर पूर्व में दिख जाएगी, ठीक है। कोरल सागर में, कोरल सागर क्या है, प्रशांत महासागर का ये भाग है, ठीक है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। भाषण, ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, या समानता का अधिकार है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा आपका, तो स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे तो आर्टिकल आप देखेंगे तो ये 19 से लेकर, ठीक है, आपका 22 तक मिल जाएगा, ठीक है ना। कौन सा है, 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। 19 से लेकर कितना है, 22 तक है, ठीक है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं आप, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो ये मिल जाएगा 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल, ठीक है। समानता वाला जो है ये 14 से लेकर 18 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर आप देखें, किसमें देख रहा, आर्टिकल 32 में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कामुक रचना यानी कि उसमें क्या है, कह सकते हैं कामुक चित्र के लिए फेमस है वो। ऑप्शन है खजुराहो का मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो सही आंसर इसका कौन सा, खजुराहो का मंदिर। जो खजुराहो का मंदिर है ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है,
कहाँ पे है, एमपी में है। कहाँ पे, एमपी में। एमपी में एक ज़िला पड़ता है छतरपुर, ठीक है, छतरपुर ज़िले में ये, ठीक है, कहाँ पे, छतरपुर ज़िले में। कामाख्या मंदिर आप देखेंगे तो ये है असम में, गुवाहाटी, ठीक है, असम में है। आगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखेंगे तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। मार्तंड सूर्य मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सूर्य मंदिर तो कई सारे हैं, ठीक है ना। एक तो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो उड़ीसा में है। बाकी अगर मार्तंड सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो ये गुजरात में भी है, ठीक है ना। कहाँ पे है, गुजरात में है। वहाँ पे मोढेरा का भी सूर्य मंदिर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे मार्तंड सूर्य मंदिर, कई सारे ये सूर्य मंदिर ऐसे देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, खजुराहो, ठीक है। तो खजुराहो जो मंदिर, जो आपके कह सकते हैं वहाँ पे खासकर बहुत सारे मंदिर वहाँ पे खजुराहो। तो खजुराहो मंदिर का संबंध ध्यान रखना किससे होगा, ये जैन धर्म से, ठीक है ना। तो खजुराहो मंदिर का पूछ लेगा कि संबंध किससे है, तो संबंध देखो पूछेगा, अगर संबंध तो आपको बताना है कि यह है जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म से संबंध रखता है, ठीक है। जैन धर्म से क्या है, ये संबंधित है, ठीक है। ये आपका जैन धर्म से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है, ठीक है। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रणों को कहा जाता है परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, अत्यधिक यौगिक मिश्रण या समपार्श्विक मिश्रण, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, समपार्श्विक मिश्रण। क्या सही आंसर है, समपार्श्विक मिश्रण। देखो समपार्श्विक मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण भी कहते हैं। तो समपार्श्विक मिश्रण या समांगी मिश्रण का अगर आपको एक उदाहरण पेश किया जाए कि उदाहरण कौन सा इसका हो सकता है, तो कह सकते हैं कि पानी में नमक या चीनी का विलयन, ठीक है। तो ये कैसे उदाहरण है, तो ये बता सकते हैं कि पानी में नमक या चीनी का जो विलयन है वो उदाहरण है किसका, तो समपार्श्विक मिश्रण यानी कि समांगी मिश्रण का ये उदाहरण हो जाता है, ठीक है। अगला था, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है, जलोढ़ मिट्टी, जंकी रॉकी मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यानी हम लोग कहते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के कितने, तो 43% भाग पर फैला है, ठीक है। 43% भाग पर फैला है ये, ठीक है। अब जो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, इस जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है ये वैसे दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये कितने प्रकार की होती हैं, तो जलोढ़ मिट्टी ये आपकी होती है दो प्रकार की। एक होती है जिसे हम लोग पुरानी अगर जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा, और एक है नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसे हम लोग कहते हैं बांगर, ठीक है, क्या बोलेंगे, बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसे कहेंगे खादर। क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे खादर मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं खादर मृदा हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में आपको कंकड़ पत्थर जैसे नहीं पाए जाएंगे, ये महीन बारीक होंगी और काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है ना। काली मिट्टी को तो हम लोग कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। ये चार ऑप्शन है, कबड्डी से क्या संबंधित है, AKFI, AIKF, फीफा या BCCI, ठीक है।
तो इसमें संबंधित है आपका, ये पहला ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कबड्डी संबंधी एक संस्थान है, इसकी स्थापना 1973 में होती है। कहाँ पर, तो जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान। तो ये ध्यान रखना। बाकी ये आपकी फीफा तो ठीक है, ये फुटबॉल संबंधित है। ये संस्था किससे संबंधित है, फुटबॉल संबंधित है फीफा। और बीसीसीआई जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1885 में, 1950 में, 1889 में या 1947 में। जिसका सही आंसर है वो कौन सा आपका है, 1885, ठीक है। कब हुआ, 1885 में। तो ये देखेंगे खासकर जो 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने मुंबई के गुरुकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया। यानी कि अगर आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए ओ ह्यूम, ठीक है। इनको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, इनको शॉर्ट में कहते हैं ए ओ ह्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं, ए ओ ह्यूम कहते हैं। तो जो ए ओ ह्यूम है ये देखेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या थे, सचिव थे। ये क्या थे, सचिव थे। और संस्थापक तो थे ही थे, ठीक है, संस्थापक तो ये थे ही थे। अब देखिएगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली बैठक है, पहली बैठक ये कब होती है, तो ये होगी कब, 1885 में। और कहाँ होगी, मुंबई में होगी। कहाँ होगी, मुंबई में होगी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो होंगे गणेश, ये कहते हैं WC बनर्जी। कौन है, तो WC बनर्जी। कौन है, WC बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, पूरा नाम क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये क्या थे, पहले अध्यक्ष थे किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। अब उसी में ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय जो ये कांग्रेस है, इससे जो सवाल आपसे बन सकता है इम्पोर्टेंट, वो ये ध्यान रखिएगा कि इसके कह सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। नाम क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है।
उसके अलावा इसके पहले यानी कि फर्स्ट कह सकते हैं अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? अगर ये आता है फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष कौन है तो बताएंगे जॉर्ज यूले। कौन है? जॉर्ज यूलो। कौन है? जॉर्ज यूले। ठीक है। और फर्स्ट अगर पारसी पूछ ले अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट पारसी अध्यक्ष पूछ ले तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। यदि फर्स्ट महिला पूछ ले अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। कौन होंगी? एनी बेसेंट। और फर्स्ट यदि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो बताना है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? ठीक है। अखंड मतलब है जिसका खंड नहीं होगा उस परमाणु का। क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या आर्गन। तो सही आंसर तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? आर्गन हो जाएगा। ठीक है। आर्गन। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्गन जो है ये वायुमंडल की क्या है? थर्ड यानी कि तीसरी क्या है? ये सबसे बड़ी गैस है। तीसरी सबसे बड़ी ये क्या है? गैस है। ठीक है ना। जो ऑर्गन है ये ध्यान रखिएगा, एक क्या है? निष्क्रिय या नोबेल या उत्कृष्ट। ठीक है। उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस माना जाता है इसे। ठीक है। गैस माना जाता है। ये वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में ये 0.93% इसकी क्या है? मात्रा है। ठीक है। तो ऑर्गन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 0.93% है। तो ये तीसरी। अगर वायुमंडल में हम लोग बात करें तो वायुमंडल में अगर देखेंगे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाएगी आपकी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना? 78%। ठीक है। फिर आपका है 21%। ठीक है। फिर आपका क्या है? ऑर्गन। फिर क्या है? ऑर्गन कितनी मात्रा इसकी? तो 0.93%। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको मिल जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा है 0.03%। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वायुमंडल में जो मात्रा है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है। वायुमंडल में मात्रा हो जाएगी सबकी। ठीक। चलिए तो ये ध्यान के आगे चलते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है ना। क्या वो 8 बिंदु डिग्री है? ठीक है। क्या दक्कन पासा है? क्या 10 डिग्री क्रिकी है या कोको है? ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका? तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल। ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि देखो भाई ये क्या आपका, अगर ये अंडमान है, ये आपका निकोबार है, तो यहाँ पे कौन सा 10 डिग्री चैनल है? कौन सा है? तो ये है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? तो ये अंडमान को किससे? निकोबार से अलग करेगा। क्या करेगा? निकोबार से ये अलग कर देता है। ठीक है।
जो आपका ये जो 8 बिंदु है, ठीक है, जो 8 डिग्री चैनल है, ये तो किसको अलग करेगा, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। तो ये होगा आपका, एक होगा आपका मिनी काय हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका मिनी काय, मिनी काय, ठीक है। तो मिनी काय का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं लक्षद्वीप का ही तो हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, लक्षद्वीप का ही दक्षिणतम भाग है, लक्षद्वीप। और नीचे ये क्या है, मालदीव, क्या है, मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, मिनी काय को मालदीव से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला है क्षय रोग या टीबी रोग का कारण क्या है, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस या बैक्टीरियल। तो सही आंसर क्या है, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल मतलब आपका हो गया यहाँ पर जीवाणु, क्या हो गया, जीवाणु, ठीक है, क्या होगा, जीवाणु, ठीक है। तो उस जीवाणु का नाम क्या है जो उससे टीबी होता है, फैलता है, ठीक है, तो वो उसका नाम है माइको बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वो क्या है, ये टीबी का वो जीवाणु है, ठीक है ना, ये क्या है, ये टीबी का जो आपका ये टीबी का क्या है, ये आपका जीवाणु है जिससे होता है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे टीबी, यानी कि विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग दिवस। तो ये बताएंगे, ये हम लोग मनाते हैं कब, तो ये मनाते हैं 24 मार्च को। कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो टीबी की बीमारी है, इसमें जानना कि इसमें आपके फेफड़े, ठीक है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं क्या, फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस क्या होता है, प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो जो आपके फेफड़े हैं ना, ये भी एक प्रकार के उत्सर्जक, ठीक है, उत्सर्जक अंग होते हैं, ठीक है। फेफड़े भी ध्यान रखना, फेफड़े भी क्या है, एक प्रकार के ये क्या है, उत्सर्जक अंग है, ठीक है ना, एक प्रकार के भी उत्सर्जक अंग ही माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, यानी कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है, क्या वो शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं है, संघर्ष। तो ये सही आंसर क्या है इसका, संघर्ष, क्या है, ये संघर्ष, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, संघर्ष। जब कोई भी दो वस्तु होगी, ठीक है, कोई दो वस्तु होगी, जब उसमें संघर्ष होगा तो उनकी गति के सापेक्ष क्या होगा, घर्षण होगा, क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिज, एक होता है स्थैतिक, ठीक है। घर्षण बल ध्यान रखना कि जो आपका घर्षण बल ये क्या होगा, दो प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, एक होगा आपका स्थैतिक और एक होगा गतिज या गतिक घर्षण, दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला है कोलेरू झील। कोलेरू झील डैश डैश के त्रिकोण में पाई जाती है, गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये हमने तो डिस्कस कर लिया था, थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा था। तो ये कौन है, तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में, ठीक है। तो जो कोलेरू झील है ये किस राज्य में है,
कोलेरू जो झील है ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और ये ध्यान रखना कि इसे क्या किया गया है कि 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, साइट में शामिल किया गया है। यानी कि ये आर्द्र भूमि है, ठीक है ना, कोलेरू झील का एक आर्द्र भूमि है, ठीक है। और ये दो नदियों के बीच में है, दो नदियों के बीच में है, तो इसमें पानी कैसा होगा, मीठा जल होगा। कैसा होगा, मीठा जल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जा सकते हैं, ठीक है। 2, 5, 4 या फिर 3। तो कितने किए जा सकते हैं, देखो इसमें जो आपका आंसर अगर आप देखें कितने किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये पढ़ रखा कि किए तो इससे 2 जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं, कितने, 2। सही आंसर क्या है, 2 है। लेकिन अब नहीं किए जा सकते हैं। आपने देखा कि क्या ये आपका जो 104 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आया था, यानी कि 104वां जो कह सकते हैं संशोधन आया, 104वां संशोधन 2019 में आंग्ल इंडियन सीटों का आरक्षण क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और ये आरक्षण जो मिलता था वो आर्टिकल 331 के तहत मिलता था, ठीक है ना। यानी कि जो इनका मनोनयन था, आंग्ल इंडियनों का मनोनयन, ठीक है, वो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, ठीक है, इनका क्या होता था, मनोनयन होता था, ठीक है ना। तो 331 के तहत होता था, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, अब नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इसमें क्या था आपका सही आंसर है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में डैश डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन या फिर 7 दिन, ठीक है। इसमें सही आंसर क्या होगा, देखिए जो इसमें सही आंसर होगा आपका कितना, 10 दिन। कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो आविष्कार नहीं, यहाँ पे खोज होना चाहिए कि खोज किसने की, ठीक है, खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथोनी वान लिवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या आपका है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा क्या किया गया था, कोशिका की कह सकते हो कि जो नाभि है, न्यूक्लियस है, उसकी खोज की गई थी, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे जो रॉबर्ट हुक की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी, कोशिका की क्या की थी, खोज की थी, खोज की थी। आपको ध्यान रखना, अशोक स्तंभ चिन्ह कहाँ है, सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, महरौली में। तो सही आंसर क्या है आपका, सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी में है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये अशोक स्तंभ है, ठीक है, अशोक स्तंभ जो है ये अगर देखा जाए तो लगभग 250 ईसा पूर्व किसने बनवाया था, तो अशोक ने। अशोक ने बनवाया था, ठीक है। तो ये सारनाथ संग्रहालय में, ठीक है, कहाँ पे, सारनाथ संग्रहालय में ये रखा गया, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें देखेंगे
तो इसमें क्या 4 एशियाई शेर एक दूसरे के विपरीत मुंह किए बैठे हैं। ठीक है, मुंह किए बैठे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ये मेहरौली जो है दिल्ली में है ना, जहाँ पे आप देखेंगे तो खासकर वो एक आपका क्या है, लौह स्तंभ है। ठीक है, यहीं पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। ठीक है, पॉलीएस्टर, नायलॉन, बैग या रेयॉन। ठीक है ना, तो वो कौन सा होगा सही आंसर, रेयॉन होगा। कौन सा होगा, रेयॉन होगा। ये ध्यान है, इसे कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम रेशम कहते हैं। ठीक है ना, रेयान। तो जो रेयान है एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है। ठीक है, जो लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा इसे बनाया जाता है, बनाया गया एक प्रकार का फाइबर है। कैसा है, तो कृत्रिम है। आगे जो अगला है कि रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था। ठीक है, तो जो रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था उसमें पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक, ठीक है ना, पैरा ओलंपिक समझते हैं जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, पदक जीता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था, तो वो था इसमें कौन सा, रजत पदक था। ठीक है, कौन सा था, रजत पदक था। तो इस बार ओलंपिक 2024 में कहाँ होना है, 33वें नंबर का, 33वां ओलंपिक 2024 ये कहाँ होना है, तो ये होना है पेरिस में। कहाँ होना है, पेरिस, फ्रांस में होना है। ठीक है, कहाँ होगा, पेरिस, फ्रांस में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, गोपुरम, घर, विमान, अंतरिक्ष। जो साउथ इंडिया, ध्यान रखेंगे कि साउथ इंडिया में जो मंदिर पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में जो भी मंदिर पाए जाते हैं उनके जो प्रवेश द्वार होता है उसे हम लोग कहते हैं गोपुर। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोपुर कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, गोपुर कहते हैं। साउथ इंडिया की कोई भी अगर देखेंगे, अगर मंदिरों की हम बात करते हैं, एक दो मंदिरों की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए एक मंदिर आपको मिल जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे जो एक चोल शासक हैं, राजराज प्रथम। कौन है, राज प्रथम। ठीक है ना, एक कौन है, चोल शासक, चोल शासक हैं। तो ये कहाँ पे है, बृहदेश्वर मंदिर, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, कहाँ पर ये है, तो बताएंगे ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा एक मिलेगा मीनाक्षी मंदिर। कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पे है, मदुरई में है। ठीक है, मदुरई। तो मदुरई कहाँ पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में ही है, लेकिन ये ध्यान रखना वैगई नदी के किनारे है, वैगई नदी के तट पर। ठीक है, तो मीनाक्षी, वैसे मीनाक्षी जो है ये ध्यान रखिएगा कि ये पर्यायवाची है पार्वती जी का। ठीक है, पार्वती जी का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा और देखो एक दो मंदिर और भी मिल जाएंगे। तीसरा एक है लिंगराज मंदिर। ठीक है ना, लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे है, तो बताएंगे ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, इसके अलावा चौथा आप देखिएगा एक आपको मिलेगा अम्मन मंदिर है। ठीक है, अम्मन मंदिर है ये, तो ये कहाँ पे है, तो बताएंगे कन्याकुमारी में है। ठीक है, कन्याकुमारी में है। कहाँ पर, तो ये भी है तमिलनाडु में। तो अम्मन ये क्या है, पार्वती
ध्यान रखना, पार्वती जी का मंदिर है ये, अम्बन मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है, कन्याकुमारी में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक मंदिर खासकर जो सबरी मंदिर है वो केरल में है, ठीक है, सबरीमाला मंदिर, ठीक है। पांचवा सबरी मंदिर, ये कहाँ पे है, ये केरल में है, केरल में है, ठीक है। तो इन मंदिरों का जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुर कहते हैं, क्या बोलते हैं, गोपुर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को समझाता है। कम विकास, सतत विकास, आर्थिक वृद्धि। तो ये देखो सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसे कह सकते हैं इसे हम लोग धारणीय विकास भी कह सकते हैं। जो सतत विकास है इसको हम लोग धारणीय विकास भी कहते हैं, ठीक है, धारणीय विकास कहते हैं। क्या बोलेंगे, धारणीय विकास कहेंगे, ठीक है, या इसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सतत विकास को आप अपनी भाषा में समझ लो। इसका कहने का मतलब ये, सतत विकास क्या होता है कि जैसे वर्तमान समय में हम और आप हैं, क्या हम और आप हैं, तो जो हमारे आसपास में संसाधन हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान लो पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, नदियाँ हो गई, ठीक है, खनिज हो गए, ठीक है, या अन्य प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं हो गई, जल हो गया, इनका ऐसा प्रयोग करना है कि आगे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इससे प्रभावित ना हो, यानी कि उनके लिए ये संसाधन कहीं कम ना पड़ जाए, ठीक है ना। हमें इन संसाधनों का इतना उपयोग या दुरुपयोग नहीं कर लेना है कि ये हमारे ही समय खत्म हो जाए और आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग न कर पाए, ठीक है। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो वो कहेगा सतत विकास कहलाएगा, कि यानी हमें जो संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को अगर ध्यान में रखकर हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहलाएगा क्या, सतत विकास कहलाएगा, ठीक है। वर्तमान समय आप देखेंगे तो सतत विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अवहेलना हो रहा है, ठीक है ना। तो ये धारणीय विकास जिसे कहते हैं, जो ये ऊपर बात ये लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है, ठीक है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है, क्या कोई इकाई नहीं है, किलोमीटर, ठीक है, आपका एक है, किलोमीटर 1 2 है, या किलोमीटर आपका 4 है माइनस का। तो ये देखिए जो सापेक्ष घनत्व होता है ना, सापेक्ष घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, सापेक्ष घनत्व की क्या होती है, कोई इकाई नहीं होती है। ये आपसे सवाल पूछता जाता है कि कोई भी इसकी इकाई नहीं होती है, ठीक है। सापेक्ष घनत्व कहोगे या फिर आपेक्षित घनत्व कहोगे, ठीक है, आपेक्षित घनत्व कहोगे, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बलबन ने। तो देखिए इसमें जो निर्माण कराया था वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ये काम इसने कराया था लगभग 1311 के आसपास में, ठीक है। ये जो निर्माण हुआ था अलाई दरवाजा का, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1311 ईस्वी में, ठीक है। और ये अलाई दरवाजा कैसे बना है, तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर का बना है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का बना है। तो जो आप देखें जो कुतुब परिसर है ना, कुतुब परिसर, जो कुतुब परिसर है उस कुतुब परिसर में कई सारी चीज़ें, ये पूछा था सवाल है कि दिल्ली में जो कुतुब परिसर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें स्थित हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें स्थित हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आ जाए आपसे सवाल कि कुतुब परिसर, कुतुब परिसर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो मिलेगा आपको कुतुब मीनार ही मिल जाएगा, कुतुब मीनार है इसमें। दूसरा अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, ठीक है। थर्ड आपका इसमें हो जाएगा लौह स्तंभ,
मेहरौली का जो कहते हैं ना लौह स्तंभ इसमें हो जाएगा, ठीक है। फोर्ट हो जाएगा आपका एक जो इसमें मस्जिद जो है इसमें जो काफ़ी पहले बनी थी, सबसे मतलब भारत की सबसे पहली ये मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसी में है। इसके अलावा 5वें नंबर पे इसमें क्या है, इल्तुतमिश का मकबरा भी तो है, इल्तुतमिश का मकबरा। तो ये ध्यान रखना कि कुतुब परिसर में क्या क्या चीज़ें हैं, कुतुब परिसर में ये सारी चीज़ें हैं। तो वो पूछ लेता कि कुतुब परिसर में कौन सी चीज़ नहीं है, तो ये पांचों चीज़ इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये ध्यान रखना कि जो खिलजी वंश का ये दूसरा सबसे बड़ा शासक था, ठीक है, या दूसरा नंबर का ये शासक था, जो 1290 से लेकर आपका 1320 के आसपास में इनका शासन रहता है। कब से लगता है शासनकाल? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी में इसका कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। अगला चलिए, अगला है कि बर्फ़ का गलनांक डॉट डॉट होता है 273.15 केल्विन, 273.150 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 273.15 डिग्री सेल्सियस या 273.15 रेमन, ठीक है ना, रेमन। देखिए इसमें सही आंसर जो होगा ना वो आपका क्योंकि ये देखिए फ़ारेनहाइटों में इसका अलग अलग मान है, केल्विन में है, फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में है और रोमन में भी, ठीक है, रोमर, ठीक है, ये क्या हो गया, रोमर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, 273.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, 273.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर बर्फ़ का गलनांक देखेंगे सेल्सियस में तो फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सेल्सियस में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बर्फ़ का गलनांक, ठीक है। और अगर जिसमें अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं या केल्विन की बात करते हैं तो वो आपका लगभग हो जाएगा कितना, 273, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 273 हो जाएगा, ये इसमें लिखा है 273, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बर्फ़ का गलनांक, फिर यहाँ पर थोड़ी सी अगर हम लोग बर्फ़ की बात कर लेते हैं तो देखिए बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, क्या होता है, पानी से कम होता है, ठीक है। इसीलिए तैरता है, ठीक है, इसीलिए तैरता है। तो ध्यान रखिएगा कि बर्फ़ का 1/9 भाग, ठीक है, 1/9 भाग क्या रहेगा आपका, मतलब पानी की बात करें तो इसका 1/9 भाग रहेगा ना, ये आपका ऊपर रहता, ठीक है, और 9/10 भाग क्या रहेगा, नीचे रहता है, ठीक है। इसको एक मिनट समझ के कि जो बर्फ़ है ना, जितना ये ऊपर दिखेगा उससे 9 गुना कहीं क्या होता है, ये नीचे होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रोमर, ध्यान रखिएगा कि रोमर कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि जो रोमर जो बात करते हैं ये कौन है, तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था, ठीक है, मापा था, ठीक है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था। तो जिस आपने पढ़ा होगा कि 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, चाल हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, ठीक है, झरना है योसेमाइट फॉल्स, नूह का झरना, भूरा झरना या एंजल फॉल्स। तो देखो ये एंजल जो फॉल्स है ना, यही सब क्या दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। आपका ये देखेंगे कहाँ पे, तो ये वेनेजुएला में है, कहाँ, वेनेजुएला में है, ठीक है, कहाँ पे, वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला जो है ये कहाँ का देश है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है, ठीक है, महाद्वीप का। आपने पढ़ा था कि जो वेनेजुएला है
वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक भी ग्लेशियर नहीं बचा। ये दुनिया का पहला देश है जिसने अपने सारे ग्लेशियर क्या कर चुके हैं, खो दिए हैं, ठीक है, खो दिए हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है वो है कराकश। क्या है, कराकश, ठीक है, कराकस, ठीक है। तो ये एंजिल जलप्रपात, इसकी जो हाइट, ये कितनी ऊंचाई से जल गिरते, तो 979 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है। कितना, 979, यानी लगभग मान के चलो भाई 1 किलोमीटर आप मान सकते हो कि 1 किलोमीटर की हाइट से ये जल आपका नीचे की तरफ गिरता है। तो एंजिल जलप्रपात, ठीक है। जो एंजिल जलप्रपात है, आपने सोचा अगर नदी की अगर ये बात कर लें कि नदी एक किस नदी पे है, ठीक है, तो नदी की अगर बात करेंगे तो ये कैराओ, ठीक है, कैराओ नदी पे है, ठीक है ना। कहाँ पे है एंजिल जलप्रपात, ये किस नदी पे है, तो कहेंगे ये कैराओ नदी पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, कंठोपनिषद से या उपनिषद से। तो ये है आपका मुंडकोप उपनिषद से, ठीक है ना। तो सत्यमेव जयते यानी कि सत्यमेव जयते ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है, राष्ट्रीय वाक्य। सत्यमेव जयते क्या है, ये आपका राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय वाक्य बनाने हेतु मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, सिफारिश किया था, ठीक है। तो इसे राष्ट्रीय वाक्य बनाया जाए ऐसा किन्होंने सिफारिश किया, तो मदन मोहन मालवीय ने ये सिफारिश किया था, ठीक है। मुंडकोपनिषद में ये लिखा हुआ है लाइन सत्यमेव जयते, ठीक है। आगे देखिएगा, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं, शूटिंग से, भारोत्तोलक से, मुक्केबाजी से या कुश्ती से, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं आपको ये ध्यान देना है। देखो सुशील कुमार, तो सुशील कुमार आपने सुना भी होगा, ये नाम संबंध रखता है किससे, कुश्ती से, यानी कि रेसलिंग से, ठीक है ना, रेसलिंग से। तो ये ध्यान रखेंगे इनके बारे में। अगला है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, अमरकंटक, मालवा, बघेल या बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर क्या है, अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ी ये सतपुड़ा श्रेणी का ही क्या है, ये भाग है, ठीक है। तो ये अमरकंटक पहाड़ी है कहाँ पे, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब जो नर्मदा नदी है, ध्यान रखना कि नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी ध्यान रखना कि पश्चिम में प्रवाहित होने वाली एक है सबसे लंबी नदी है, एक है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नर्मदा ध्यान रखना कि ये एक्सचुरी बनाती है, एक्सचुरी या ज्वारनद मुख बनाती है। किसके जगह पे, तो डेल्टा की जगह पे। किसकी जगह पे, तो डेल्टा की जगह पे। नर्मदा जो नदी है इसके बारे में ध्यान रखना कि ये किसके बीच में, तो ये विंध्यन
व सतपुड़ा श्रेणी के बीच से ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है, ठीक है। बाकी नर्मदा नदी पे ही देखेंगे सरदार सरोवर और बांध हैं। इसी पे देखेंगे तो कौन सा, तो ओंकारेश्वर और कौन सा, तो माहेश्वर, ठीक है। ये क्या है, बांध है, ठीक है। ये दो बांध हैं और ये दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। बाकी इसके अलावा सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पे ही है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सही आंसर क्या है, पीट्सबर्ग। कौन सा है, पीट्सबर्ग। तो पीट्सबर्ग जो है ना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे, किस वाले क्षेत्र में, ठीक है, पीट्सबर्ग। तो पीट्सबर्ग की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, ये USA, कहाँ हो जाएगा, USA। तो USA में एक क्या है, प्रांत है पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया राज्य है, वहाँ पर है, ये है पीट्सबर्ग, ठीक है, वहाँ पे। अब ऐसा ही बात है भारत में अगर आ जाए कि भारत में इस्पात या लौह नगरी पूछ ले, या लौह नगरी पूछ ले, तो फिर हमें किसे बताना है, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को, ये कहाँ पे है, तो झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। और किसके, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। और जमशेदपुर में ही आप देखेंगे तो भारत की पहली लौह कंपनी है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं भारत की पहली लौह निर्माण कंपनी जो यहीं पे सबसे पहले बनी थी, उसका नाम था टिस्को। कब, तो 1907 में टाटा जमशेद जी ने इसको बसाया था, और यहाँ पे टिस्को कंपनी बनी थी कब, 1907 में। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म के टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील कंपनी, इसका क्या फुल फॉर्म बताया जाता है, ठीक है। जो अगला, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, ये भारत में पूछ रहा है, कावेरी पे, पेरियार पर, दामोदर पे या शरावती पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दे रखा तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, शरावती, ठीक है। क्या हो जाएगी, शरावती नदी, ठीक है। तो ये भारत में पूछ रहा है ना, तो शरावती नदी पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कौन सा, जोग या गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी झरना, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है, ये यहाँ पे है। अगर जो कभी भी ये ऑप्शन में ना दे, ठीक है ना, जो गरसोप्पा ना दे, तो फिर हम बताना है कि एक कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात, ये वाराही नदी पे है, और राज्य कौन सा है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, ठीक है। तो अगर जो ऑप्शन में कहा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और उसमें ऑप्शन में ये ना हो, जो गरसोप्पा ना हो, तो फिर सही आंसर कौन हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए आपके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर असमानता, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो जो कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान है, ठीक है। कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग समान है, ये आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, भाई समान लोग हैं, ठीक। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है। तो आपने देखा समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था, 14 से 18 तक था, ये था
1418 में क्या था, समानता का अधिकार है। ठीक है, अगला देखो, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, समुद्र तट यानी कि इसे हम लोग सौर मंदिर भी कहते हैं। प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया, तो ये आपका क्या है, सौर मंदिर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सौर मंदिर भी बोलते हैं, सौर मंदिर। तो आ जाए कि सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, राजेंद्र चोल, या फिर यहाँ पे है आदित्य कारिकलन या नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसके मंदिर का अगर निर्माण की बात करेंगे तो ये किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था, द्वितीय ने कराया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। वैसे देखा जाए तो इन्होंने कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया है। ठीक है, जो फर्स्ट वाले हैं तो उन्होंने तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाले हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। ठीक है, बाकी इन्होंने एक और भी काम किया है, ध्यान रखिए, इन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु में इन्होंने क्या किया कि कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है, कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, अब देखो एक कैलाश मंदिर आपको कहाँ पे है, वो आप देखेंगे तो एलोरा की गुफा में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वो कैलाश मंदिर अलग है। ठीक है ना, वो कैलाश मंदिर क्या है, अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डैश 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 को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुसंख्यक को, सभी भारतीय नागरिक को, केवल विशिष्ट समुदाय को। ठीक है, तो देखो जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी को दिया गया। ठीक है ना, ये क्या गया, सभी को दिया गया, यानी सभी भारतीय नागरिक को दिया गया। और धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। कहाँ से लेकर, तो 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, अगला है लाल मिट्टी का लाल रंग डैश डैश के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए सही हो जाएगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपने पढ़ा होगा जिससे कि जो आपका लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं किसे, मंगल को। किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि मंगल ग्रह पर भी जो मिट्टी है उस मिट्टी में ये ध्यान आयरन ऑक्साइड ही पाया जाता है। फेरिक का मतलब क्या हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, अगला है पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, यानी कि पहली जो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल जो काउंसिल है वो कब भरी गई थी, 1873 में, 1839 में, 1883 में, 1893 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये 1893 होगा। कौन सा होगा, 1893 होगा। ठीक है, अब देखिए 1893 से ना आप कई सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं इससे 1893 से। देखिए 1893 में ध्यान रखना कि जो आपके स्वामी कौन है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ये कहाँ गए थे, ये गए थे शिकागो। कहाँ गए थे, शिकागो गए। ठीक है ना, फिर इसके बाद में जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट, ठीक है, ये कहाँ आई थी, भारत आई थी। ये कहाँ आई थी, भारत आई थी, इसी सन में ये भारत आई थी। उसके अलावा देखेंगे आप तो गांधी जी भी, ठीक है, गांधी जी इसी समय कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना या स्लाइडिंग योजना। ठीक है, या फिर स्लाइडिंग योजना, इसका सही आंसर क्या है।
तो देखो यहाँ ये क्या है आपका अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। ठीक है, जो दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें वैकल्पिक बोलते हैं। ठीक है, वो वैकल्पिक बोलते हैं, ये ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई है, कालीबंगा से, लोथल से, मोरडअप से या मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है। ठीक है, कहाँ पर, तो पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है ना, पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये जो सिंध प्रांत है कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब जो मोहनजोदड़ो, ये सवाल आपसे बन जाता है, पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो के बारे में कि ये किस नदी के किनारे है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा ना, ये सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। किस नदी के किनारे है ये, तो बताएंगे ये सिंधु नदी तट पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है एक डांसिंग। ठीक है, डांसिंग गर्ल की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है, और ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, ये किसकी निर्मित हुई है, तो ये कांस्य प्रतिमा है। कैसी है, कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, कांस्य प्रतिमा है। अब देखो जो कांसा है ना, वो किससे, मिश्र धातु है। कांसा क्या है, ये एक मिश्र धातु है। तो कांसा मिश्र धातु है, किन किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये बताएंगे ये तांबा व टिन से। किससे मिलकर बना होगा, तांबा व टिन से। तो तांबा और टिन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं, इसकी खोज या खनन की बात करते हैं, तो इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। अगला है कि शुक्र अपने अक्ष के डैश डैश से डैश डैश तक घूमता है। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये शुक्र जो ग्रह है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। किधर घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। आप ध्यान रखिएगा कि 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से 2 ग्रह। ठीक है ना, ध्यान रखना कितने, तो 2 ग्रह हैं। ये विपरीत घूमते हैं। क्या करते हैं, विपरीत घूमते हैं। ठीक है, अब वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है शुक्र और दूसरे का नाम है आपका अरुण, यानी कि विनस। ठीक है, विनस और एक हो जाएगा यूरेनस। ठीक है, एक हो जाएगा विनस और एक है यूरेनस। किधर से किधर, तो पूरब से पश्चिम। इनकी घूमने की दिशा क्या है, इन दोनों की घूमने की दिशा क्या है, तो इनकी घूमने की दिशा है देखो पूर्व से पश्चिम। और जो शेष आपके ग्रह हो गए, जो 6 अन्य ग्रह हैं, अगर बात करें जो 6 जो आपके अन्य ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी शामिल है, शेष 6 अन्य ग्रह, इनकी घूमने की दिशा क्या है, तो वह है पश्चिम से पूर्व। क्या है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, क्या है, पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो किस ग्रह का नाम एक रोमन देवी के नाम पे पड़ा है, रोमन जो देवी है, रोमन साम्राज्य, वो है विनस, यानी कि शुक्र, यानी कि विनस। ठीक है, उनके नाम पे पड़ा है ना, इनके नाम पे पड़ा है। तो ये देखो जो विनस, ध्यान रखना, ये आएगा आपको इस तरीके से। जो विनस ग्रह है, जो इसे आप लोग शुक्र कहते हो, शुक्र, तो ये एक रोमन देवी जो है विनस, उनके नाम पे है। ठीक है, रोमन साम्राज्य की देवी के नाम पे पड़ा है। ठीक है,
और वीनस का मतलब होता है सुंदरता की देवी। वहाँ पे क्या था? सुंदरता की देवी। सुंदरता की देवी, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में एक सुंदरता की देवी थी जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था वीनस। क्या नाम था? वीनस, ठीक है। ध्यान रखिए क्या नाम था? वीनस नाम था। आगे शुक्र ग्रह जानते हो, सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। ये क्या है? सबसे, ये क्या है? गर्म ग्रह और बिना उपग्रह, ठीक है, वाला ये ग्रह है। तो बिना उपग्रह वाला ये क्या है? ग्रह है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण या सुरक्षित, ठीक है, या सुरक्षित। तो ये देखो सही आंसर इसमें आपका ये है सुरक्षित, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी राज्य हो, ठीक है ना, कोई भी राज्य हो, कोई देश हो, उसका खुद का अपना एक धर्म नहीं होगा, ठीक है। खुद का एक धर्म नहीं होगा। अगर खुद का धर्म होगा तो फिर वहाँ पे सांप्रदायिकता फैल जाएंगी, क्योंकि वो राज्य क्या करेगा, वो देश क्या करेगा, अपने ही धर्म को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, जबकि उसके पैरेलल जो अन्य धर्म होंगे उसको वो अवहेलना करेगा। तो इसलिए किसी भी राज्य का अपना खुद का धर्म नहीं होता है। जब खुद का धर्म नहीं होगा तो फिर वो कह सकते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। जैसे हमारे भारत में अगर बात करें तो भारत एक कैसा देश है? तो ये धर्मनिरपेक्ष है। कैसा? धर्मनिरपेक्ष है या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सुंदर सुरक्षित, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अगला देखना, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र का, या मिश्रित? तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो सार्वजनिक और निजी, क्या ये दोनों का मिश्रण है ना। मिश्रित का मतलब हो गया कि निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो निजी और सार्वजनिक जब दोनों को मिलाते हैं तो फिर कैसी बन जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। जैसे अमेरिका की क्या है? निजी अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाती है, ठीक है। चलिए, तो हमने बीच का रास्ता अपना लिया है, ठीक है। राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट या संसदीय समितियां, ठीक है। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो कौन होता है, ठीक है। तो देखो वो मंत्रिपरिषद, संसद या कैबिनेट या संसदीय समितियां, इनमें से क्या सही है? देखो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो राज्यपाल होता है वो मंत्रिपरिषद तो नहीं होगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद तो नहीं होगा, संसद भी नहीं होगा क्योंकि ये तो केंद्र की बात है, संसदीय समितियां नहीं, यानी कि कैबिनेट, ठीक है ना, कैबिनेट। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो कह सकते हैं एक प्रकार का कैबिनेट स्तर का ये व्यक्ति होता है, ठीक है। ये मान सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जो राज्यपाल की ओर बात करते हैं तो राज्यपाल को ध्यान रखेंगे कि ये भाग कौन सा है? तो भाग होगा 6 और अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 152 में क्या होगा? इसका उल्लेख होगा। क्या होगा? 152 में इसका उल्लेख होगा किसका? राज्यपाल का, ठीक है। क्या होगा? राज्यपाल का होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है दुनिया का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, किलिमंजारो, सलाद, माउंट एवरेस्ट। तो इसमें सही आंसर क्या आपका? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में, जो 8,848.86 मीटर वर्तमान में इसकी हाइट है। वर्तमान में क्या इसकी हाइट है? तो माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट बार कब? तो 29 मई 1953 को चढ़ाई की गई थी।
चढ़ाई की गई थी। ठीक है, कब? 1953 में। ठीक है, तो कौन लोग थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है, किन्होंने किया था? तो एक थे कौन से? तेंजिंग नॉर्वे, और एक का नाम था एडमंड हिलेरी। न्यूजीलैंड। ठीक है, और ये नेपाल, ये कहाँ हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक किलिमंजारो जो है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची। ठीक है, और कहाँ पे ये? तो ये तंजानिया में है। ठीक है, ये देश, अच्छा अफ्रीका में कौन सा देश है जहाँ पे ये है? वो है तंजानिया। तंजानिया देश में है। ठीक है, डोडोमा इसकी राजधानी है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा क्या इसकी राजधानी है। ठीक है, कंचनजंगा तो सिक्किम में है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कंचनजंगा, भारत में अगर पूछे तो। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? ठीक है, योग के प्रकारों में, यानी योग जो हम लोग करते हैं ना मेडिटेशन, उसमें कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कपालभाति होता है। ठीक है, अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि जो अर्ध पद्मासन की स्थिति है वो क्या है? कबूतर, टिड्डी, आधा तिल या फिर मेढक, क्या बनेगा इसका? तो देखो जो आपका आधा लिली है ना, आधा लिली। ठीक है, अब ऐसा भी अनुमान लगा सकते थे कि पद्मासन जो है वो लिली यानी कि कमल, लोटस, हाफ लोटस। ठीक है ना, क्या हाफ लोटस जैसी स्थिति बनती है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश डैश है? 6 महीने, असीम, 6 महीना और 6 सप्ताह, या 1 वर्ष, या 1 वर्ष। देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा 6 महीना और 6 सप्ताह। क्या हो जाएगा? 6 महीना और 6 सप्ताह। यानी कि जब अध्यादेश जारी होता है राष्ट्रपति के द्वारा, अगर जो वो संसद में अगर अनुमोदन या पास नहीं होता है तो वो अधिकतम कितने दिनों तक चल सकता है? तो 6 महीना 6 सप्ताह चल सकता है। ठीक है, 6 महीना 6 सप्ताह चल सकता है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे सप्ताह भी दे सकता है, सप्ताह दे देगा तो देखिए एक महीने में लगभग आपके 4 सप्ताह होते हैं, यानी कि 7 चक्कू 28, कितने हो गए? 7 चक्कू 28, यानी कि 4 होंगे ना, तो 4 छंग 24 और 24 6 कितने हो गए? 30, या फिर 30 सप्ताह भी लिख सकता है वो। ठीक है ना, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वो 30 सप्ताह लगभग दे सकता है। ठीक है, लगभग 30 सप्ताह भी देगा। ठीक है, लगभग वो 30 सप्ताह भी दे देगा, 30-31 सप्ताह की वो बात करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो 6-12, ठीक है, तो ये लगभग आप ये 31 सप्ताह के आसपास में चला जाएगा। ठीक है ना, लगभग क्या होगा? 31 सप्ताह के आसपास में चला जाएगा, क्योंकि उधर आपका एक दिन लगभग बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ता भी रहता है। ठीक है, तो लगभग 31 सप्ताह के आसपास ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा राष्ट्रपति, अच्छा अध्यादेश जारी करने की बात करें तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 123 के तहत। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के अंतर्गत क्या करता है? जारी करता है। ठीक है ना, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 123 है, इसके तहत क्या करेगा? वो जारी करता है। अगला है कि वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश डैश शब्द से संबंधित है? शहर, बांध, कैसल या मंदिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, मंदिर निर्माण कला की एक शैली है। कौन सी? पंचायतन। मंदिर निर्माण कला की एक शैली है कौन सी? पंचायतन। ठीक है, पंचायतन। अब देखो जो पंचायतन शैली जो होता है ना, ये पंचायतन जो शैली है, इसमें ये आपको ध्यान रखना, पंचायत शैली में किसमें क्या होता है कि कह सकते हैं कि एक मंदिर
एक मंदिर कहाँ होगा, केंद्र में होता है, ठीक है। एक मंदिर केंद्र में व 4 अन्य किनारों पर, ठीक है। तो अगर ऐसे मंदिर बन जाएंगे तो वो कहलाएगा पंचायतन शैली। तो एक मंदिर केंद्र में होगा और 4 क्या होंगे, उसके साइड साइड में होंगे। यानी सपोज करिए कि कुछ इस तरीके से मंदिर ये होगा, तो यानी कि एक मंदिर तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक मंदिर यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक मंदिर आपका यहाँ हो गया, ठीक है, एक मंदिर आपका यहाँ पे हो गया। और इसी के क्या होंगे, साइड साइड में आपके कितने मंदिर हो जाएंगे, 4 अन्य मंदिर हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साइड में क्या होंगे, 4 आपके अन्य मंदिर हो जाएंगे ना इस साइड में। जैसे कि यहाँ पर एक मंदिर हो जाएगा साइड में, फिर इसके बाद में एक इस साइड में हो जाएगा इधर, ठीक है। वैसे ही एक मंदिर आपका और यहाँ पे हो जाएगा इस साइड में, ठीक है, और एक पीछे के साइड में होगा, ठीक है, एक होगा एक पीछे की साइड में हो जाएगा। तो ये कहलाएगा पंचायतन शैली के मंदिर। क्या बोलेंगे, पंचायतन शैली के मंदिर। और इसमें ध्यान रखना, एक बड़ी फेमस सवाल आपको ये बनेगा कि यूपी के, ज़्यादा बड़ा हो गया ये तो, यूपी के ललितपुर में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, इसी शैली में है, इसी शैली में है, इसी शैली में है। या फिर कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो भी पंचायतन शैली में ही, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका है कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है, ठीक है। ये है डेविस कप से, विश्व चैलेंज कप से, दोदगिंग कप से या अजलान शाह कप से, ठीक है, अजलान शाह कप से। इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ये इसका संबंध है विश्व चैलेंज कप से। किससे, विश्व चैलेंज कप से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व चैलेंज कप से है। और देखिए यहाँ पर जो अजलान शाह कप है इसका संबंध है हॉकी से। संबंध किससे है, इसका संबंध है हॉकी से। किसका हो जाएगा, हॉकी से। और इसका आयोजन जो है ना वो लगभग हर साल मलेशिया में होता है। आयोजन कहाँ होता है, ये होता है मलेशिया में, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ पे होता है, मलेशिया में होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष होता है, यही होता है, ठीक है। तो इस बार जो अजलान शाह कप 2024 है ना, इसमें जो विजेता रहा है वो रहा है जापान। विजेता कौन रहा है, तो ये रहा है जापान। उपविजेता कौन रहा है, तो उपविजेता रहा है आपका कौन सा, तो पाकिस्तान। भारत इस बार इसमें भाग नहीं लिया है क्योंकि भारत इस समय ओलंपिक की ट्रेनिंग ले रहा है, ओलंपिक खेलेगा, ठीक है, तो इसके लिए इसमें नहीं लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य परिषद को भी कहा जाता है लोगों का घर, विधानसभा, राज्यों की परिषद या संसद, ठीक है, या संसद। तो इसमें सही आंसर क्या है, राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद। तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मुद्रा की तुलना में मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको एक बार सही से देखिए, क्या कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या शुल्क कहा जाता है, क्या सीमा शुल्क कहा जाता है,
कि अंतर्राष्ट्रीय तुलन पत्र कहा जाता है या विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो इसे हम विदेशी मुद्रा विनिमय कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखा ना कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है। अगला है कि राइडर, ठीक है। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, क्रिकेट से, कबड्डी से, जिम्नास्टिक से या फिर टेनिस से, ठीक है। क्या है, राइडर। तो राइडर कप का संबंध किससे है, राइडर कप का संबंध किससे होगा, क्रिकेट, कबड्डी, जिम्नास्टिक या टेनिस। तो सही आंसर क्या आपका है, कबड्डी। क्या है, कबड्डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैड डैड को समर्पित है, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को या कृष्ण को, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर, ये नाम से ही लग रहा है किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित होगा शिव से या फिर किससे होगा, शंकर से, ठीक है। तो ये सही आंसर क्या आपका, शंकर से, ठीक है। तो अब जो ये कंदरिया महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, ये धारणा ये है कहाँ पे, तो ये है मध्य प्रदेश में, यानी कहाँ पे है, एमपी में है। और इसे ध्यान रखना कि लगभग 999 ईस्वी में, 999 ईस्वी में जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासक, ठीक है, नाम क्या था, तो धंगदेव, धंगदेव द्वारा ये क्या कराया गया, निर्मित कराया गया, निर्मित कराया गया था, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर ये निर्मित कराया गया था। अच्छा, सवाल ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो अगर हम ये बात करते हैं कि इस किस शैली में ये बना होगा, ठीक है। अगर शैली अगर पूछ लेता है, ठीक है, शैली पूछ लेता है, तो जैसे हमने चर्चा किया था ना कि ये पंचायतन शैली किस शैली में बना हुआ है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ, किस शैली में है, तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ, ठीक है। कहाँ पे, खजुराहो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किस शैली में बना है ये, तो ये पंचायतन शैली में है। ये किस शैली में निर्मित है, तो ये निर्मित है पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है। तो खजुराहो का मंदिर मैंने बताया था ना कि खजुराहो एक जगह है, खजुराहो क्या है, एक जगह कहाँ पे, छतरपुर जिला है, जिला कौन सा, छतरपुर जिला है। तो वो वहाँ पे, और जो ये खजुराहो है ना वो जैन धर्म से, किससे, तो जैन धर्म से क्या है, ये संबंधित है, ठीक है। अगर पूछ ले कि किस धर्म से है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें कामुक रचनाएं यानी कि कुछ मूर्तियाँ कह सकते हैं कि बनी हुई हैं इसी पर, ठीक है। तो ये शंकर, शिव से संबंधित ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय सहायता डॉट 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 द्वारा नियंत्रित की जाती है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, औद्योगिक बैंक द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। तो जो अब कह रहे हैं वित्तीय क्या है, वित्तीय सहायता जो फाइनेंशियल हेल्प है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये आपको इसमें आंसर बताना है। देखो इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बी का मतलब रिजर्व बैंक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक, यानी कुल मिला के ये बात कर रहा है आरबीआई का, किसका बात कर रहा है, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई की जो हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो ये 1935 में क्या होता है, स्थापित हुआ, ठीक है, स्थापित, ठीक है। तो आरबीआई का इस समय अगर देखेंगे इसका मुख्यालय यानी कि आरबीआई का जो क्या है आपका हेड क्वार्टर है, ये तो कहाँ पे, ये है मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में। लेकिन पहले कहाँ था इसका मुख्यालय, तो अगर पहले की बात करेंगे तो पहले ये हो जाएगा कोलकाता में, कहाँ पे होगा, कोलकाता में। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में थे, ठीक है। अब जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने किया था, सिफारिश किसने किया था, तो हम कह सकते हैं कि यंग हिल्टन आयोग ने, किसने, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है।
तो यंग हिल्टन आयोग ने जो यंग हिल्टन आयोग है उसने क्या किया था, ये सिफारिश किया था किसकी, आरबीआई की क्या की जाए, स्थापना किया जाए। ठीक है, आरबीआई की स्थापना किया जाए। और जो ये आरबीआई है ये भारत का क्या है, तो ये केंद्रीय बैंक है। क्या है, केंद्रीय बैंक है। और ये इतिहास अगर देखेंगे तो ये केवल भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है, इससे पहले आप देखेंगे स्थापना कब रहा, 1935 में हो रहा। ठीक है, लेकिन एक्ट कौन सा है, अगर एक्ट पूछेगा, अगर पूछ लेगा किस एक्ट के तहत होता है, तो एक्ट आरबीआई का एक्ट कौन सा है, तो 1934 का। कौन सा, 1934 का है। तो ये केवल भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है, ये आप देखेंगे तो ये साथ साथ में पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रह चुका है, बांग्लादेश का भी केंद्रीय बैंक रह चुका है, और उसके अलावा ये म्यांमार का भी रह चुका है, भारत का तो है ही है। तो ये आरबीआई अपने इतिहास में देखा जाए तो ये 4 देशों का केंद्रीय बैंक ये रह चुकी है। कितने, 4 देशों का। ठीक है, लेकिन वर्तमान में किसका है, तो वर्तमान में केवल भारत का है। ठीक है, तो हमारे भारत में जो वित्तीय सहायता कंट्रोल किया जाता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। और इस समय आरबीआई की कह सकते हैं किस समय आरबीआई के जो 25वें आपके गवर्नर हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। तो ये हमारे क्या है, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। कौन है, 25वें गवर्नर है। तो ये हमने आरपीएफ के लिए 50 क्वेश्चन आज हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्व किए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में कि ये क्या है, रूप है, यानी कि पिछले साल ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं को हमने यहाँ पे पढ़ा है, समझा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, अगले पीडीएफ में मिलेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन और होंगे। तब तक आप इसको एनालिसिस करिए और पढ़िए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।